अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शुगर का मरीज़ है उस वो कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करता है या डॉक्टर उसको किस किस्म की दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल के लिए देते हैं। शुगर के दो किस्म के मरीज़ होते हैं। टाइप 1 वाले सिर्फ इंसुलिन ही इस्तेमाल करते हैं, उनको गोलियों की एक तो ज़रूरत नहीं होती और अगर दी जाएँ तो नुकसान तो दे सकती हैं, फ़ायदा नहीं दे सकती। दूसरों को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, जो कि आम तौर पे अक्सर जो ये मरीज़ होते हैं ये गोलियों पे होते हैं, ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स पे होते हैं। हाँ, अगर किसी में ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर इंसुलिन भी शुरू करवाता है। तो क्योंकि इंसुलिन नौजवानों में अक्सर जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है तो उसमें ज़रूरत होती है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो इंसुलिन की, उसको हम कहते हैं कि वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है, जिसकी मिसालें हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। ये जो 3 टाइप्स होती हैं इनको हम कहते हैं रैपिड एक्टिंग। क्यों कहते हैं रैपिड एक्टिंग? क्योंकि आप इस ग्राफ पे गौर करें, इसके एक साइड पे जो वाई एक्सिस जिसको कहते हैं वहाँ पे इसकी हमने लेवल लिखा है कि कितना लेवल इसका, यानी कि होता है कि जब आप इसको देते हैं तो इसके एक्शन का, और एक्स एक्सिस पे टाइम है कि घंटे लिखे हुए हैं। तो इस पे जब आप गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका जो पीक एक्शन पहुंचता है वो 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, यानी पीक एक्शन के जब ये सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है। और रहता कितनी देर तक है? सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए। यही वजह है कि इसको रैपिड एक्शन कहते हैं कि ये फौरी काम करेगी और साथ ही इसका जो एक्शन है वो टॉप पे पहुंचने के बाद ख़त्म भी फिर जल्दी हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है शॉर्ट एक्टिंग की। शॉर्ट एक्टिंग जो है उसमें रेगुलर इंसुलिन आती है। ये आपने जहन में रखना है कि रेगुलर और इससे बाद वाली जो मैं जिक्र करूँगा ये सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग क्यों कहते हैं? तो इसके भी ग्राफ पे जब आप गौर करते हैं तो इसका जो पीक एक्शन है, यानी जब सबसे ज़्यादा इसका एक्शन होता है वो 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, और 4 से 6 घंटे लगते हैं कि जब इसका जो एक्शन है वो रहता है, यानी इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग, और नाम इसका क्या है? रेगुलर। इसके बाद जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अगली जो कैटेगरी वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ना तो बहुत लंबा अरसा ये काम करेगी और ना ही शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग है। तो जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसका नाम होता है एनपीएच, और अगर आप इसके ग्राफ पे गौर करते हैं तो 8 घंटे में इसका जो आप लगाने के बाद जो सबसे ज़्यादा इसका आपको असर नज़र आता है वो 8 घंटे में, और वो रहता कब तक है? वो 10 से 16 घंटे इसका जो एक्शन है वो रहता है। इसे हम कहते हैं एनपीएच, या ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है। सबसे आखिरी जो कैटेगरी है, और ये जो मैंने जिक्र किया था कि रेगुलर और एनपीएच, ये जो आप अक्सर आप प्री मिक्स देखते हैं कि या तो मिक्स की हुई होती है या डॉक्टर आपको कहता है कि घर जाके इतने यूनिट आपने रेगुलर के लगाने हैं और इतने यूनिट आपने एनपीएच के लगाने हैं। और बहुत सारे लोग खाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले या खाने के साथ ही जो लगाते हैं वो अक्सर रैपिड एक्टिंग होती है। तो जो सबसे आखिरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग। उसमें शामिल हैं ग्लार्जिन और डेटेमिर। जैसा कि नाम से जाहिर है ये लॉन्ग एक्टिंग है। इसका जो पीक होता है वो कोई पीक नहीं होता। ये एक बेसल इंसुलिन है। इसको समझने के लिए आप एक बात को समझें, जैसे आपका जो पैंक्रियाज है वो 24 घंटे इंसुलिन खारिज करता रहता है, उसे हम बेसल इंसुलिन कहते हैं। तो इसी तरह से जो ग्लार्जिन और डेटेमिर है इनका 24 घंटे के लिए इनका असर रहता है, और लेकिन जो है पीक इसकी नहीं होती, और ये चीज़ आपको ग्राफ से भी बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो रही है। अब ये तो हो गई इंसुलिन्स। अब इसके बाद हम आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, कि शुगर के मरीज़ों को जो खाने वाली दवाई दी जाती है उसमें सबसे जो पहली है उसको हम कहते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ग्रुप होता है जिसको हम बिगुआनाइड्स कहते हैं। मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये दवाई है शुगर की। और ये काम कैसे करती है? एक तो ये काम करती है कि जो आपके खून से सेल के अंदर जो ग्लूकोज़ का जाना होता है उसमें बेहतरी लाती है। फिर उस ग्लूकोज़ के इस्तेमाल होने में, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, कि जब ग्लूकोज़ को जिस्म इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करता है तो उसको बढ़ाती है। और इसी तरह से जिगर से, जब मसलन अगर आप जैसे आजकल रोज़े हैं या फिर आपने काफ़ी देर तक कुछ ना खाया हुआ होता है तो जिगर जो है वो ग्लूकोज़ फेंकता है आपके खून में किसी, यानी या तो स्टोर की हुई या स्टोर होने के अलावा भी जो होती है फ़ैट और प्रोटीन से बनाता है, तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो जो अमल है उसको ये काम करता है। तो इन 3 तरीक़ों से फिर ये क्या करता है, मेटफॉर्मिन आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसको कम कर देता है। लेकिन मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट को भी समझना ज़रूरी है कि वो लोग जिनके ख़ास तौर पे गुर्दे ख़राब हों तो उनको लैक्टिक एसिडोसिस नामी एक ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी
का बाइस बन सकता है। तो वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब हों तो वो हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर के साथ ये बात ज़रूर कर लें। इसी तरह से विटामिन B12 की कमी होती है इसके इस्तेमाल से। इसी तरह से क्योंकि बाज़ लोगों में मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से उनकी जो जीआई अपसेट हो जाता है, यानी वो खाना जब उनको है वो प्रॉपर हज़म नहीं होता, तो फिर डॉक्टर अक्सर फिर कहते हैं कि इसको खाने के दरमियान में आप खाएं। दूसरी जो कैटेगरी आती है दवाइयों की, वो उसको हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरियाज़। सल्फोनाइल यूरिया जो है, इसके अंदर जैसे कि ग्लाइम्पिराइड है, ग्लिपिज़ाइड है, ग्लाइब्यूराइड है। और ये करती क्या हैं, किस तरीके से सल्फोनाइल यूरिया जो है वो काम करती है कि ये आपके पैंक्रियाज या लबलबा से इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाती हैं, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। लेकिन इसमें इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये मशहूर है कि ये शुगर को कम कर देती है ज़्यादा। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है कि आपकी ग्लूकोज ड्रॉप कर जाएगी। इसके मुकाबले में जो मेटफॉर्मिन थी वो उसे यूग्लाइसीमिक हम ड्रग कहते हैं कि वो नीचे ज़्यादा नहीं जाने देती। अच्छा, सल्फोनाइल यूरिया से ही मिलती जुलती एक और क्लास ऑफ ड्रग है जिसको हम मेगलिटिनाइड्स कहते हैं, जिसकी मिसाल है नेटिग्लिनाइड और रेपाग्लिनाइड। ये भी क्या करती हैं कि इंसुलिन का अखराज होता है, इंसुलिन को खारिज करवाती हैं, और इसका भी जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर को ज़्यादा कम करने की तरफ ये ले जाती है। इसके बाद जो दवाइयों की कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं कि वो DPP4 इन्हिबिटर्स। DPP4 इन्हिबिटर्स बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होती हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल है कि सीटाग्लिप्टिन है, सेक्साग्लिप्टिन है, लिनाग्लिप्टिन है। ये करता क्या है ये दवाई किस तरीके से काम करती है। DPP4 एंजाइम होता है एक, इसे डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है कि आपकी आंतों से एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम GLP-1 कहते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो आपके लबलबा से इंसुलिन का इखराज करवाती है। तो इस GLP-1 को एक एंजाइम होता है वो ख़त्म करता है, इसके असर को ख़त्म करता है, तो जिससे शुगर का कंट्रोल बुरा हो जाता है। तो उस एंजाइम को ये जाके इनहिबिट करती है या रोकती है काम करने से, ताकि GLP-1 जो है उसका काम बेहतर हो, उसको पोटेंशिएट करती है, उसके काम को बेहतर कर देती है इस एंजाइम को रोक के। तो इसका जो है साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन होता है इन लोगों को ज़्यादा, और इसी तरह से बाज़ का जो सांस की इन्फेक्शन होती है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों में जो DPP4 जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ पे GLP-1 का जिक्र हुआ था, तो यहाँ पे एक और क्लास ऑफ ड्रग का मैं साथ ही बता देता हूँ जिसको हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है कि जो किसी काम को बढ़ाए ज़्यादा। GLP-1 एगोनिस्ट में बहुत मशहूर एक दवाई शामिल है जो आजकल सेलिब्रिटीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है वज़न को कम करने के लिए, सीमाग्लूटाइड। पिछले बहुत ज़्यादा अब आप देखते रहते हैं, आपके पॉलिटिशियंस इसको यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। तो ये क्या करती है, इसके साथ साथ और भी इसमें है, जैसे एक्जिना टाइड है, लीराग्लूटाइड है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं। ये क्या करती हैं, ये GLP-1 जो मैंने कहा था कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, तो वो आपकी आंतों में एक हार्मोन होता है जो GLP-1 जिसके ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 कहते हैं, उसको बढ़ा देता है, जिससे इंसुलिन ज़्यादा खारिज होती है पैंक्रियाज से। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये इसी तरीके से काम करती हैं जैसे GLP-1 होता है, उसको मिमिकिंग कहते हैं कि उस ऐसे लगता है कि आपने GLP-1 ही लिया है, तो जिससे उसका काम ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस, कि आपका जो लबलबा है उसकी सोजिश ये कर सकता है। तो ये क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल इन दवाइयों का, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद जो बारी आती है अगली दवाई की, उसको हम SGLT2 एंटेगोनिस्ट कहते हैं। एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं कि जो किसी के काम को यानी कि रोकें, इनहिबिट करें, इनहिबिटर्स होते हैं। सोडियम ग्लूकोज ये जो को ट्रांसपोर्टर 2 जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स या इनहिबिटर्स हैं, उसमें भी बड़ी मशहूर दवाइयाँ शामिल हैं जैसे कि एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन। तो ये काम कैसे करती हैं, आपके गुर्दों के अंदर ये रिसेप्टर होते हैं, SGLT2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी ग्लूकोज जो पेशाब से बाहर निकल रही होती है उसको पकड़ के दोबारा ये खून में भेजते हैं, जिससे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये दवाई उसको जाके रोक देगी रिसेप्टर को, तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन से निकल जाएगी, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ग्लूकोज का लेवल बेहतर हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसमें है कि आपके यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आता है जिसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। इसमें यूरिन की इन्फेक्शन ज़्यादा
हो जाती है यानी कि यूटीआई, इसी तरह से पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलीमिया, और डिहाइड्रेशन जो है लोगों में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जब पेशाब से ग्लूकोज निकलेगी तो वो साथ पानी को भी लेके जाएगी। तो जहाँ इन दवाइयों का फ़ायदा है वहाँ पे इन दवाइयों का ये नुकसान भी होता है। अगला जो ग्रुप होता है दवाइयों का उसको हम कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें दो बड़ी मिसालें इसकी होती हैं, ए कार्बोज और मिगलीटोल। अब ये काम कैसे करता है? आपकी आंतों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ा एंजाइम होता है जिसको हम अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज कहते हैं। वो उसका क्या काम होता है कि जो हमारे खाने के अंदर ओलिगोसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ के वो ग्लूकोज में तब्दील करता है यानी मोनोसैकेराइड में, और ग्लूकोज फिर खून में आ जाता है। तो ये उस एंजाइम को ही जाके रोक देता है ताकि वो ये काम ना करे, तो ओलिगोसैकेराइड ही निकल जाएगा आपकी आंतों से ग्लूकोज में तब्दील हुए बगैर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में भी क्या आता है कि जीआई अपसेट, यानी आपको जो है वो गैस अफारा ये मसला बनेगा। और इसकी समझ में भी आती है कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं तो वो जो बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी आंतों में थोड़ा सा गैस का और जीआई अपसेट यानी कि आपका जो हाजमा है वो थोड़ा सा मुतासर होता है। और सबसे आखिर में बात करते हैं कि थायाजोलिडीन डायोन एक ग्रुप है जिसमें रोजीग्लिटाजोन है और पायोग्लिटाजोन है। तो ये काम कैसे करते हैं? ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, आपके इंसुलिन के काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको बेहतर कर देते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से कह लें कि लोग इससे डरते हैं। इसकी एक दो दवाइयों को तो बंद किया गया और बाकियों को भी इस्तेमाल करते हुए डर लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट में हार्ट फेलियर आता है, कि दिल का मसला बनता है क्योंकि पानी को ये रिटेन करती है, बॉडी में पानी को रोकती है। और इसी तरह से बाज़ लोगों में फिर फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है फ्रैक्चर का। तो ये जो दोस्तों मैंने सारी आपको यहाँ पे इंसुलिन को भी मैंने कवर कर दिया है और खाने वाली दवाइयों को भी। आपकी फ़ैमिली में कोई या आपके दोस्तों में या आप ख़ुद अगर शुगर के मरीज़ हैं तो इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आप दवाई खा रहे होते हैं या इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई आपका कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर होगा, जो कि बुनियादी मकसद है इस चैनल का भी। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।